हाल ही में मैंने एक पोल शुरू किया था कि क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, कि मेरे इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में जानना चाहते हैं। तो 72% लोगों ने बोला कि हाँ, और बाकी के लोग बोले कि या तो जवाब नहीं दिए या तो ना। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चाहते हैं कि मैं अपना इंटरनेशनल ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं, आज के सीरीज़ में शुरू करते हैं कि मेरे इंडिया से लंदन तक का ट्रिप कैसा था और मेरा एक्सपीरियंस क्या था और मेरे चैलेंजेस क्या थे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना ट्रैवल का बारे में एक्सपीरियंस नहीं सुनाऊंगा, ये भी दूंगा कि कुछ एजुकेशनल टिप्स भी दूंगा और क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे वो भी दूंगा, और मेरे इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा था वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि छोटा से छोटा सा रखे। अगर बहुत लंबा होने को हो तो मैं कोशिश करूँगा कि सेकेंड पार्ट लेके आऊँ। दोस्तों ये एक्चुअली मैं जब लंदन गया था, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। वहाँ पे मेरे को पता नहीं लगा कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में आपको हेल्प करने के लिए, कुछ बताया था, इसलिए मैं हो सके तो 2-3 वीडियो रिकॉर्ड किया दोस्तों और कुछ पिक्चर्स। तो इस जैसे इस स्टोरी में या फिर इस एक्सपीरियंस में मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पे हो सके थोड़ा सा वीडियो डालूंगा, क्लिप्स, और ज़्यादातर पिक्चर्स जो या फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिप हो सके दोस्तों सिचुएशन और लोकेशन के हिसाब से मैं फ़ोटो आपसे इस स्क्रीन पे शेयर करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 2016 की है, जहाँ पे मैं IT कंपनी में जॉब करता था और सडनली अप्रैल मई का महीना था 2016 अप्रैल में कि मेरे ऑफिस ने कंपनी ने कहा कि मेरे को एक प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, ऑफ़र है तकरीबन UK लंदन जाना पड़ेगा और हो सकता है कि 2 से 3 महीने लगे। दोस्तों जो भी इंटरनेशनल ट्रिप जाते हैं यूजुअली जाते हैं मतलब 1 हफ़्ता या 10 दिन के लिए, लेकिन मेरे को मिला था कुछ महीने, तो मैं सोच में पड़ गया। तो मैंने कंपनी में कहा कि मेरे को थोड़ा टाइम दे, मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि मेरे को सोचना ही नहीं था, मेरे को झट से हाँ करना था, क्योंकि उतना बड़ा ट्रिप कहाँ से मिलेगा, इतना आसान नहीं है मिलने का। लेकिन मैं कहा कि सोच के बताऊंगा। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि दोस्तों ये हाँ कर दिया जाए और इस प्रोजेक्ट को लिया जाए और इस ट्रिप को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि 2 रीज़न। एक तो मैं नया कंट्री घूमूंगा और दूसरी बात कुछ नया चीज़ें सीखूंगा। तीसरी बात मेरा स्किल सेट भी बढ़ेगा, क्योंकि नया प्रोजेक्ट में ट्रेन करके आऊँगा या कुछ सीख के आऊँगा। तो दोस्तों ये अप्रैल मई का महीना था 2016 और वीज़ा प्रोसेस के लिए शुरू किया। और दोस्तों ये वीज़ा प्रोसेस मेरा बिजनेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा नहीं था या विजिटर वीज़ा नहीं था, मेरे को जाना था दोस्तों वर्क परमिट वीज़ा पे। क्योंकि दोस्तों अगर UK जा रहा हूँ मैं 1 हफ़्ता या 10 दिन के लिए, हाँ मैं भी विजिटर वीज़ा पे जा सकता था, लेकिन दोस्तों मैं लंबे टाइम के लिए जा रहा था तो विजिटर वीज़ा में जाना अलाउड नहीं है। इसीलिए मैं वर्क परमिट वीज़ा में जाना है और वर्क परमिट अप्लाई करना शुरू किया। यह भी एक आपके लिए एजुकेशनल पॉइंट है दोस्तों। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए जा रहे हो किसी भी कंट्री में, आपको जाना पड़ेगा विजिटर वीज़ा में, नथिंग बट टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा में। अगर आप लंबे टाइम के लिए जाना चाहते हो आपको जाना पड़ेगा वर्क परमिट वीज़ा में लंबे टाइम के लिए। तो क्योंकि ये वर्क परमिट वीज़ा था दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें नहीं कहूँगा मैं, एक्चुअली बहुत टाइम लग गया मेरे को, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़े, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स, या फिर कहें कि एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह वगैरह, बैंक स्टेटमेंट। अब क्या कहूँ, इतने सारे डॉक्यूमेंट में तो मैं किसी चीज़ के लिए आज तक किया भी नहीं था, क्योंकि जॉब के लिए भी। तो फाइनली ऑल द डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी किया दोस्तों। उसके बाद वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा अप्लाई करने के बाद दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए और ये क्या बोलते हैं वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप करने के लिए टाइम लगा दोस्तों, फीस पे करने के लिए और अपॉइंटमेंट लेने के लिए दोस्तों। लेकिन ये क्योंकि अपना कंपनी रेप्यूटेड था और फास्ट ट्रैक में अप्लाई किया, मेरे को 5 दिन के अंदर वीज़ा स्टैम्प होकर पासपोर्ट मिल गया। अगर किसी और नॉर्मल चैनल में जाओगे तो आपको 15 दिन से 1 महीना लग सकता है आपको पासपोर्ट मिलने के लिए वापस। क्योंकि इस कंपनी से गया था मैं फास्ट ट्रैक में, सिर्फ 5 डेज लगा दोस्तों। लेकिन गौर करने की बात है, ये UK वीज़ा था और मतलब वर्क परमिट में था। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, US की तरह यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होगा। लेकिन दोस्तों आप अपना डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल पासपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा VFS ग्लोबल, वो लाइसेंस करते हैं यानी कि एम्बेसी से। तो मेरा गया था चेन्नई में गया था, बेंगलुरु से चेन्नई में गया था, वहाँ से स्टैम्प होके आया VFS ग्लोबल की ही थ्रू। लेकिन दोस्तों आपको VFS ग्लोबल का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जो मैंने लिया था।
और वहाँ पे दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है, लेकिन मैंने सिर्फ पासपोर्ट और कंपनी का कवर लेटर ही सबमिट किया। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट जो थे एजुकेशनल या प्रोफेशनल वो सब कॉपीज सबमिट किए दोस्तों। लेकिन मेरे अदर कोलिग्स ने और दोस्तों ने क्या किया कि एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह ओरिजिनल ही सबमिट किए थे, लेकिन उनको आ गया, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन मैंने चांस नहीं लिया, मैंने ओरिजिनल सबमिट नहीं किया, सिर्फ कॉपीज सबमिट कर दिया। तो 5 दिन के अंदर दोस्तों वो वीज़ा आ गया। और मेरे साथ दोस्तों और भी कोलिग जाने वाले थे। मैं जाने वाला था बेंगलुरु से और मेरे कलीग जाने वाले थे दिल्ली से। और दोस्तों मेरा वीज़ा आने में 1 हफ़्ता लेट हुआ, तो वो 1 हफ़्ता पहले ही पहुंच गया लंदन और मैं 1 हफ़्ता बाद में पहुंचा दोस्तों। वो कहानी कोई बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि अब यहाँ पे जाने का कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस बेंगलुरु एयरपोर्ट से। मैं रहता हूँ बेंगलुरु में दोस्तों। जैसे वीज़ा आया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए जब तक वीज़ा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं कि मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए टिकट बुक नहीं कर सकते दोस्तों यहाँ पे। तो वीज़ा आने तक वेट किया, टिकट बुक ही नहीं किया, ठीक है, लेकिन होटल बुक कर दिया था। होटल यानी कि देखिए सर्विस अपार्टमेंट। अगर 2-4 दिन के लिए जा रहा तो होटल कर सकते हैं, लेकिन मैं जा रहा था महीनों के लिए, तो फिर हमने बुक किया था सर्विस अपार्टमेंट, ठीक है। उसका भी स्टोरी मैं डिफरेंट सेपरेटली बताऊँगा इस वीडियो में दोस्तों। जैसे वीज़ा आया सेम डे हमने टिकट बुक किया, क्योंकि आपको पता है कि मतलब सेम डे बुक करना विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी टाइम गैप कितना एक्सपेंसिव हो सकता है टिकट, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मैंने क्या, मैं यहाँ पे कॉस्ट बताना नहीं चाहता, मैं बहुत ही एक्सपेंसिव था। तुरंत बुक किया और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर मेरे को फ्लाई करना था दोस्तों, 2 दिन के अंदर। हालांकि मैं मेंटली और साइकोलॉजिकली क्या बोलते हैं प्रिपेयर था, और पैकिंग वैकिंग जो भी लेना मैंने तकरीबन 80% रेडी कर चुका था। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 दिन बाकी थे मेरे को जाने के लिए। तो यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, ये मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रिप था दोस्तों। मैं कभी इंडिया के बाहर गया ही नहीं, यही सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, और वो भी लंदन में, एक सबसे बड़ा देश यूएस के बाद लंदन या फिर यूके ही आता है जो सेकंड नंबर में आता है, ठीक है। वहाँ पे जाने वाला था, लेकिन मैं थ्रिल था कुछ सीखने के लिए और नया कंट्री में जाके कुछ देखने के लिए, नया वातावरण एटमॉस्फेयर सीखने के लिए। तो मैं पूरा पैक हो गया था, और जो 2 दिन था उसमें दोस्तों मैंने सब कुछ कपड़े वपड़े खरीदे भी थे और लिए भी, क्योंकि 2 महीने के लिए दोस्तों आपको कपड़े ले जाना ज़रूरी है। आपको सफिशेंट कपड़े चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। और दोस्तों वहाँ पे क्या है कि होटल में आप खा पाओगे नहीं पाओगे वो आपकी जिम्मेदारी है, मतलब आपका रिक्वायरमेंट है। पता नहीं, आपको हो सकता है कि आप वहाँ का खाना आपको सही नहीं लगे। इसलिए दोस्तों मेरे को तो बाहर का खाना सूट नहीं होता ज़्यादातर, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लेके जाऊँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके गया था मैं, यानी कि चावल या मसालास, इंडियन मसालास वगैरह लेके गया था दोस्तों 50% के करीब, और थोड़ा सा रेडी टू कुक फूड भी लेके गया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इतने बड़े बड़े 2 सूटकेस लिया था, यानी कि अमेरिकन अरिस्टोक्रेट और अमेरिकन टूरिस्ट जो भी है बैग का, बड़े बड़े दोस्तों 2 लिया था, प्लस मेरा लैपटॉप बैग और प्लस छोटा सा बैग। कैसे लेके गया वो मेरे को ही पता है, ठीक है। और यहाँ पे और एक टिप दोस्तों, एजुकेशनल टिप्स दे रहा हूँ दोस्तों। आप ये कोशिश कीजिए कि जब आप टिकट बुक करते हैं उसमें देखें कि कितना केजीस अलॉट किया है वेटेज, उतना ही लेके जाएं। अगर इससे थोड़ा भी ज़्यादा होगा दोस्तों वहाँ पे पूरा निकालना पड़ेगा, आपको डिले हो जाएगा इमिग्रेशन में, चेक इन में, बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना अलाउड है आपके टिकट में उसके अंदर ही आप लेके जाएँ, ठीक है। हो सके तो जैसे आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं वहाँ पे वेटेज मशीन होता है, वहीं पे वेट करके देखें कि कितना है। अगर ज़्यादा कम हो तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, वहीं पे खोल के एडजस्ट कर दें। तो मैंने लेके गया था दोस्तों, मैं अच्छा इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ, मैं गया था कतार एयरवेज से, क्योंकि वही मेरे को मिला था उस दिन। और कतार एयरवेज थोड़ा बोलते हैं कि लंबा टाइम लेता है, मेरे को तकरीबन 13.5 से 14 घंटा लग गया था बेंगलुरु टू लंदन। और मेरे दोस्त जो गए थे दिल्ली से गए थे दोस्तों, उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट मिला था, कुछ पता नहीं कौन सा फ्लाइट था मेरे को याद नहीं आ रहा, बट दिल्ली टू लंदन डायरेक्ट था, वो 10.5 घंटे में पहुंच गए। और वैसे भी दोस्तों देखो तो दिल्ली से लंदन 2 घंटा कम ही पड़ता है, डिस्टेंस भी कम पड़ता है दोस्तों, अब तकरीबन 2000 किलोमीटर के करीब कम पड़ता है। बेंगलुरु से थोड़ा कम पड़ता है क्योंकि मैं साउथ में हूँ, वो नॉर्थ होके जाना पड़ता है लंदन के लिए, ठीक है। तो मैं रेडी हो चुका था और फर्स्ट टाइम जा रहा था मेरे घर में या आउट ऑफ इंडिया, और सभी लोग छोड़ने के लिए आए, वो भी मैं जा रहा था मतलब 2 महीनों के लिए, तकरीबन 70 डेज़ के लिए था वो, आप 2 महीने लगा सकते हो। और
मैं अकेले गया था यहीं से टैक्सी से और एयरपोर्ट पहुंचा दोस्तों मैं ऑलरेडी ये फ़्लाइट में तो मैं पहले भी ट्रैवल कर चुका था विद इन इंडिया, बहुत सारा ट्रैवल कर चुका था, लेकिन इंटरनेशनल का पहली बार कर रहा था दोस्तों। तो जैसे किया मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ट्रॉली में निकल के बैग वैग लेके चेक इन में गया। एंट्रेंस में कुछ देखे नहीं एक्सेप्ट आपका टिकट देखेंगे, टिकट है या नहीं, और आपका पासपोर्ट देखेंगे, वीज़ा भी नहीं देखते हैं एंट्रेंस में, सिक्योरिटी ओके। और जो आपका बैगेज है दोस्तों कभी वो चेक करते हैं कभी चेक नहीं करते, रैंडमली होता है वो, तो मेरे को याद ही नहीं कि मेरे को चेक किया था या नहीं। उसके बाद दोस्तों मैं गया था वो क्या बोलते हैं एयरलाइंस के टिकट काउंटर पे, जहाँ पे आपको वैलिडेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा टिकट था ये सॉफ्ट कॉपी वहाँ पे जमा करके मेरे को हार्ड कॉपी लेना था। तो मैं वहाँ पे गया दोस्तों, और वहाँ पे एज यूजुअल उनका जिम्मेदारी बनता है कि इंटरनेशनल, क्योंकि मैं इंटरनेशनल जा रहा था, उनका वीज़ा देखना पड़ता है। तो पासपोर्ट देखा, वीज़ा भी देखा, उनको लगा कि हाँ वीज़ा सही है, तो उन्होंने ओरिजिनल एयर टिकट दे दिया मेरे को। और कितना टिकट दिए थे, मतलब 6 टिकट दिए थे दोस्तों टोटली जाने के लिए, मतलब बेंगलोर टू दोहा, दोहा टू लंदन, ठीक है। 4 टिकट दिए थे टोटली, 2 जाने के 2 आने के। मेरा रिटर्न टिकट भी कर चुके थे तो दोस्तों वहीं पे। तो दोस्तों मैंने बड़ी मुश्किल से वो क्लियर किया, थोड़ा लंबा भी टाइम था। और एक बात बता दूं जाने के पहले, कोशिश कीजिए कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप 4 घंटे पहले निकलने के लिए, ताकि 1 घंटा ट्रैवल में जाए और आपको 2.5 से 3 घंटा मिल सके इमिग्रेशन और ये चेक इन वगैरह करने के लिए। और दोस्तों इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट होता है बहुत बड़ा होता है, कभी कभी आपको ढूंढना पड़ता है कि आपका गेट किधर है, और चलने के लिए भी टाइम लगता है। कभी कभी वहाँ पे मशीन्स भी है जो स्टेयर के जो भी है, मतलब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो भी हेल्प करता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा जल्दी जाए। मैं तो फर्स्ट टाइम जब गया था इंडिया से बाहर 4 घंटा का कैब लेके गया था, 4 घंटे पहले निकाला था, ठीक है। एक घंटा ट्रैवल मिलेगा, 45 मिनट्स टू 1 घंटा, मेरे को पूरा 3 घंटे थे वहाँ पे चेक इन करके, मतलब वहाँ पे लाइन में खड़ के इमिग्रेशन क्लियर करके और गेट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। वापस आता हूँ स्टोरी में। मैं काउंटर में चेक कर लिया, मेरा जो भी बैग है, मतलब बैगेज है, काउंटर में दे दिया। हाँ दोस्तों, आप लैपटॉप अगर हैंड बैग आप कैरी कर सकते हो फ़्लाइट के अंदर, लेकिन जो भी मतलब बड़े बड़े बैग है, मतलब छोटे बैग नहीं बड़े बैग है, डायमेंशन मेरे को याद नहीं आ रहा, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कोई भी आइटम से जो अलाउड नहीं है फ़्लाइट के अंदर, कैबिन के अंदर, वो आपको लेना नहीं है, ठीक है। नहीं तो अलाउड नहीं करेंगे, आपको वापस देना पड़ेगा। आप बड़े बैग में ले जा सकते हो, जैसे कुछ भी हो सकता है वो, मतलब कटर हो सकता है, कुछ अदर आइटम्स हो सकता है, वो आप बैग में डाल सकते हैं। और क्या कहूँ, हाँ आप मेडिसिन नहीं ले जा सकते दोस्तों, मेडिसिन आपको लेना है वहीं से लेना पड़ेगा, ये लोग छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि कुछ भी हो सकता है, ये फेंकना पड़ेगा मेडिसिन, वहाँ से खरीद के वहीं पे फार्मेसी हो जाए, फार्मेसी वहीं पे खरीद के आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने वो चेक इन सब किया और उसके बाद मैं चल पड़ा इमिग्रेशन के तरफ। इमिग्रेशन में भी तकरीबन 10 लोग थे और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था, पता नहीं, मैं सोचा कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। जैसे मेरा टर्न आया इमिग्रेशन में कि सॉरी दोस्तों, मैं एक चीज़ ना या इमिग्रेशन ही फर्स्ट था, यू आर राइट। जैसे मेरा टर्न आया तो वो पूछे कि मतलब कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे लिखा है कि टिकट मेरा है लंदन यूके, वीज़ा भी है यूके, लेकिन फिर पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो। उनका काम है दोस्तों, वो वेरीफाई करते हैं। मैंने बोला लंदन जा रहा हूँ, यूके, सॉरी यूके भी नहीं, लंदन जा रहा हूँ। किस काम के लिए जा रहे हो? मैं बोला कि अपना ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए वर्क परमिट वीज़ा पे जा रहा हूँ, उतना ही पूछा और कुछ नहीं। ठीक है बोल के वहाँ पे सील इमिग्रेशन क्लियर करके भेज दिया। वहाँ जाने के बाद दोस्तों वो क्लियर करके मेरे को जाना पड़ेगा सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में दोस्तों पूरा डिटेल ही किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल है। हालांकि नेशनल इंटरनेशनल दोनों में सेम चेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। सब कुछ आपका बैग चेक करना है, जैसे कि आपने मॉल्स में वगैरह किए होंगे, सिमिलर टू दैट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जाता है, कोई भी हो। तो चेक किया गया और नॉर्मल चेक किया। यहाँ पे कुछ मेरे को बेल्ट नहीं निकालना पड़ा या फिर मेरे को शूज़ नहीं निकालने पड़े, कुछ नहीं, सिर्फ बैग और मेरा पर्स निकालना पड़ा। इंटरेस्टिंग स्टोरी तो आगे है, बताऊँगा। तो ओके, मैं तकरीबन मैं पूरा क्लियर करके आ गया। उसके बाद एंट्री हुआ मैं नॉर्मल मेरे गेट की तरफ। गेट जब मैं बोल रहा हूँ वहाँ जहाँ से मेरा फ़्लाइट मिलेगा, वहाँ से उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए। जैसे अंदर एंट्री किया तो इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं पहली बार देख रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही यूज़ किया था, वो डोमेस्टिक लॉन्च ही देखा था जो मीडियम साइज़ है,
और फिल्मों में टीवी में भी देखा था, बस उतना है। लेकिन फिजिकली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देख रहा था बहुत ही बड़ा है दोस्तों, और इतने शॉप्स, इतने मॉल्स अंदर, मतलब इतने एक्सपेंसिव आइटम्स वहाँ पे थे, क्या बोलूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं वैसे भी जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा लंबा हो सकता है सफ़र, तो मैंने एक हेड ड्रेस भी ख़रीदा था वहाँ पे, एक्सपेंसिव, कुछ 2000 के करीब। ओके, लेकिन दोस्तों मैंने वहाँ पे, लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे वो पिन भी लेके जाएं, इलेक्ट्रॉनिक पिन। मैंने कन्वर्टर मैं लेके गया नहीं था। मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर पूछा कि भाई ये इंडिया टू यूके कन्वर्टर कितना पड़ेगा। उन्होंने कुछ $, $60 US वगैरह, जो 5000 के करीब है। मैंने बोला रहने दो, चलो एक यहाँ पे मिलेगा आपको कितना, मतलब 50 से 100 रुपये में मिलेगा, वहाँ पे 5000। मैंने बोला ठीक है चलो रहने दो, तो मैं ख़रीदा नहीं, तो चला गया। बाद में मेरे को लगा था कि ख़रीदना था, हड़बड़ी में चला गया। क्योंकि आपको जैसे बता दूं दोस्तों, इंडिया का पिन अलग है और हर दूसरे कंट्री का अलग अलग पिन होता है दोस्तों। इसलिए आपको या तो यूनिवर्सल पिन लेके जाना पड़ेगा यहाँ से, या तो जैसे आप उस कंट्री में पहुँचेंगे वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे रीज़नेबल प्राइस पे। तो दोस्तों मेरे पास इमिग्रेशन क्लियर करके लॉन्च में पहुँचने के बाद मेरे पास एम्पल ऑफ 1-1.5 घंटा टाइम था। तो मैंने घूमा वहाँ पे, थोड़ा चाय वाय पिया, चाय पीने की बहुत आदत है, और वहाँ पे थोड़ा स्नैक्स भी कर लिया। तो दोस्तों और एक स्नैक्स से याद आया कि आपको बता दूं, इंटरनेशनल फ़्लाइट में दोस्तों खाना पीना अलाउड है, अनलिमिटेड अलाउड है। वो भी उनका टाइमिंग होता है, जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच यानी कि डिनर और क्या बोलते हैं, लंच के बीच में ब्रंच होता है, आप स्नैक्स भी बोल सकते हो, उसके बाद डिनर। हालांकि टाइमिंग होता है, लेकिन आप बीच बीच में भी मांग सकते हो। और इंटरनेशनल फ़्लाइट के अंदर दोस्तों आपको भी पता हो कि ड्रिंक्स भी अनलिमिटेड होता है, ड्रिंक्स भी देते हैं। हालांकि मैं ड्रिंक्स नहीं करता, लेकिन ऐसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों तो मैं पहुँचा, उसके बाद फिर जैसे ही मेरा फ़्लाइट का टाइम आया, वहाँ पे रोस होते हैं दोस्तों, इकोनॉमी जोन या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो भी होते हैं, उनको पहले भेज दिया जाता है दोस्तों। इसलिए नहीं भेजते हैं फर्स्ट क्लास की क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास लिया है, ऐसा नहीं दोस्तों। इसलिए भेजते हैं क्योंकि जो आगे बैठना है, पीछे बैठना है, ताकि वहाँ पे कंजस्टेड ना हो, उस हिसाब से भेजते हैं दोस्तों, ठीक है। और मेरा था इकोनॉमी क्लास, अब बिज़नेस क्लास में तो गया नहीं मैं, बहुत एक्सपेंसिव है। और जैसे आया मैं, वहाँ पे भी फिर चेक इन होते हैं, लास्ट चेक इन यहीं पे होगा दोस्तों। जैसे आप गेट के अंदर एंट्री होना है, आपका पासपोर्ट और टिकट स्कैन कर दिया जाएगा सिस्टम पे, और आपको अंदर छोड़ दिया जाएगा। आप चल के उसके बाद फ़्लाइट के अंदर एंट्री करोगे। फ़्लाइट के अंदर एंट्री करते ही आपके वहाँ पे यानी एयर होस्टेस या जो भी मेल फीमेल एयर होस्टेस होंगे, वहाँ पे आपको गाइड करेंगे कि आपका सीट का नंबर किधर है। अगर गाइड भी ना करे दोस्तों, ये बहुत आसान है सीट नंबर फाइंड आउट करने का। वहाँ पे लाइट ग्लो होता है, आप देख के जाओ। लेकिन जैसे मैं एंट्री किया दोस्तों इंटरनेशनल फ़्लाइट में, इतना बड़ा है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड वगैरह वगैरह, मतलब एक कमरे की तरह इतने बड़े सीट पहली बार। आज के दिन पे ऐसा नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है आपसे, इसलिए मैं उस टाइम का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, इतना बड़ा, तकरीबन 1000 के करीब लोग वहाँ पे होंगे, उतना बड़ा कैपेसिटी था इंटरनेशनल फ़्लाइट, ठीक है। मेरा कतार एयरवेज था, नॉर्मल था, मेरे ख्याल से ट्विन इंजन था, बोइंग था वो एक्चुअली। और इंडियन एयरलाइंस में देखा हूँ कि दोस्तों कुछ एयरलाइंस को डबल डेक आता है, यानी कि जो भी है फर्स्ट क्लास ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल डेक ही था, लेकिन बहुत ही बड़ा था दोस्तों। और मेरा सीट मिल गया, उसके बाद मैं बैठा, मेरा जो भी है लैपटॉप का बैग मतलब रखा जहाँ पे रखना है। और दोस्तों मैं क्या करूँ, जो मेरा चेयर है अभी बस इतना ही बड़ा होगा दोस्तों इकोनॉमी के लिए। और दोस्तों आप यहाँ से दिल्ली या इंडिया के अंदर कहीं घूम रहे हो आधा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, ठीक है दोस्तों, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट में इकोनॉमी में जाना इतना मुश्किल होता है, सिर्फ मेरे को पता है। इतना सा सीट, और यानी कि ये फोल्ड में ऐसे नहीं होगा जैसे कार में आपके पास कार में बैठे हुए अपने ड्राइवर सीट में बैठे हुए, तो एकदम पूरा फोल्ड होता है, ठीक है। आप सो भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, लेकिन ये सीट दोस्तों सिर्फ इतना होगा, बस आप सो भी नहीं सकते, ठीक है। अब क्या बोलो, लेकिन आप स्पेशल क्या बोलते हैं फर्स्ट क्लास में जाते हो तो आपका सीट क्या होता है, थोड़ा विड्थ ज़्यादा होता है और डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है लेग रूम के लिए। इकोनॉमी में लेग डिस्टेंस के लिए भी बहुत ही कम होता है दोस्तों। और क्या बोलते हैं कि हाँ, फर्स्ट क्लास में क्या होता है कि थोड़ा डिस्टेंस भी ज़्यादा आता है और ये फोल्ड भी ज़्यादा होता है। और दोस्तों दूसरी बात है कि हर सीट के लिए एक टीवी दिया जाएगा आपको, और इतना सा होगा, 1 फीट का टीवी होगा, म्यूज़िक सिस्टम में ईयरफोन सब कुछ होगा दोस्तों। और वहीं पे फर्स्ट क्लास के लिए होगा बड़ा सा टीवी और बहुत सारा फैसिलिटीज़।
और दोस्तों बस यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट जो भी है टीवी में दिया जाएगा। मतलब आप जो मूवी, नए नए मूवीज़ भी होते हैं दोस्तों, नए मूवीज़ और रिसेंट मूवीज़ और पुराने मूवीज़ भी होते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने शायद पता नहीं 1-2 मूवी देखा था, मतलब जाते वक्त एक मूवी देखा था, याद नहीं आ रहा। मैंने फ़ैन मूवी देखा था, इस ट्रिप में देखा था या अगले दूसरे ट्रिप में, याद नहीं आ रहा। कुछ तो मूवी देखा था मैं, और वहाँ से शुरू हुआ 1-2 घंटे स्टार्टिंग तो मैंने एंजॉय किया। उसके बाद दोस्तों शुरू हुआ कि कंटिन्यूस बैठ बैठ के मेरा दिमाग ख़राब हो गया दोस्तों। पिक्चर देखा था, मतलब मेरा प्रॉब्लम क्या है कि खाने का मेरे को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, खाने से ज़्यादा मेरे को नींद का प्रॉब्लम है। मैं सो नहीं सकता हूँ वहाँ पे, बिना प्रॉपर स्लीप के बैठ के सो नहीं पा रहा हूँ, और नींद भी ठीक तरह से नहीं है। उसके हिसाब से मेरा हेडेक भी आ रहा था, और मेरे पास टैबलेट्स भी नहीं है, छोड़ते नहीं है वो लोग। मैंने डाला था वो चेक इन बैग में। दोस्तों चेक इन बैग में वगैरह टैबलेट भेज सकते हो, आप ले सकते हो मेडिसिन वगैरह आपका, लेकिन ये कैबिन बैग में, यानी कि आपके छोटे से बैग में जो फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हो, उसमें आपका नहीं दिया जाता दोस्तों। तो टाइम में वो स्नैक्स दिए, जूस दिए, खाना दिए, मैं खाता रहा। यहाँ तक मैं कतार एयरवेज में, मैं किसी कंपनी का अप्रिसिएशन या कुछ नहीं बोल रहा हूँ, खाना मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों, वेरी टेस्टी उस एयरवेज में। मतलब अच्छा सा खाना था, जो भी है मैंने वेज भी खाया था, नॉन वेज भी खाया था, वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया दोस्तों, इतना मेरे को मतलब नींद नहीं हो पा रहा था। दूसरे लोग तो आराम से सो रहे थे, तो मेरे को हेडेक भी हो रहा था। तो एयर होस्टेस ने आके मैंने पूछा कि ऐसे टैबलेट है क्या हेडेक के लिए, उन्होंने दिया। मैंने जैसे टैबलेट लिया हेडेक का, तो थोड़ा देर शायद सोया मैं, बस। तो करते करते फाइनली बेंगलुरु से मैं उतरा दोस्तों, एक क्या बोलते हैं वहाँ पे, एक दोहा में उतरा। 4 घंटे के बाद दोहा में उतरा। मैंने सोचा कि चलो यार कम से कम दोहा में आ गए, क्योंकि दोहा से मेरे को लंदन का फ्लाइट लेना था दोस्तों। जैसे दोहा में उतरा, अरे बाप रे, इतना बड़ा एयरपोर्ट है वो, मैं क्या बोलूँ, इतना बड़ा। और दोहा में वहाँ के लोग भी दोस्तों, वहाँ पे क्या बोलूँ, वहाँ के मतलब क्या बोलते, बहुत वेल बिल्ट लोग हैं दोस्तों, फुल हाइट, अच्छे बॉडी, मतलब कितने बड़े बड़े। मेरे को लगा कि कहाँ आ गया मैं, बड़े बड़े, ठीक है। और मेरे को दोस्तों वहाँ से उतर के मेरे को ये भी मन में नहीं आया कि मेरे को दूसरा फ्लाइट पकड़ना है, मेरे को यहाँ जाना है। इतना टायर्ड था मैं उतर के सीधा वॉशरूम गया, अपना फेस किया, थोड़ा फ्रेशअप किया, थोड़ा बैठ के वहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट लिया एक जगह पे। लेकिन लोग तो भाग रहे हैं दूसरे फ्लाइट लेने के लिए। उसके बाद रेस्ट लिया दोस्तों। मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे पास 1 ही घंटा है दूसरा गेट में जाके लंदन का फ्लाइट पकड़ने का। लंदन का फ्लाइट भी कतार एयरवेज है, लेकिन जाना पड़ेगा, बहुत दूर है वो, कहाँ है पता नहीं है। लेकिन मैं बैठ गया, मेरे को पता ही नहीं था। और टाइम जोन भी मैंने चेंज ही नहीं किया था, मेरे वॉच में जो था, और वो क्या बोलता है, इंडियन टाइम था। हाँ, मोबाइल में मैंने सर्च किया था कि ऑटोमेटिक लोकल टाइम लेने के लिए, लेकिन उसके लिए रोमिंग रहना पड़ता है। रोमिंग तो था मेरा, लेकिन वो ऑन नहीं किया था। हाँ, लेकिन मैंने, अब क्या करूँ, मैं चला गया था। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मैंने वहाँ पे स्पेंड टाइम किया थोड़ा रेस्टरूम जाने में, और थोड़ा रेस्ट क्या बोलते हैं, रिलैक्स करने में। उसके बाद दोस्तों मैंने चेक इन, वहाँ पे दोस्तों दोहा में चेक इन, मैं क्या बोलूँ, यहाँ के मुताबिक 10 गुना है। इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग हुआ कि मैं क्या बोलूँ मैं, ठीक है। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरा ऑलमोस्ट लंदन का फ्लाइट मिस, मेरा लंदन जाना कैंसिल। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मिस हुआ या नहीं, मैं आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। और दोहा से लेकर लंदन दोस्तों, लंदन में जो कुछ हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, बस आप इंतज़ार कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस किसी को अच्छा लगे एक्सपीरियंस ऑफ यूके और लंदन का जो भी पिक्चर्स चाहिए उनको शेयर कीजिए दोस्तों। और ये भी बताइए कमेंट्स में कि दोस्तों आपको सेकेंड पार्ट, कंटिन्यूशन पार्ट, दोहा टू लंदन का एक्सपीरियंस जानना है। और लंदन में मैं क्या क्या किया 2 महीने, कैसे रहा मेरा एक्सपीरियंस, कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलें आई, मैं कहाँ कहाँ घूमा, अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में बताएं। सेकेंड वीडियो बनाने के लिए मैं ज़रूर बनाऊँगा दोस्तों। अगले वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय।